हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालूगर और हम कर रहे हैं अपने NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज भी कुछ और क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। उससे पहले जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन of the teacher and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school programmers. Which type of research does this endeavor be related to? स्कूल के प्रिंसिपल ने एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट किया है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि वो जान सकें कि कितना पॉसिबिलिटी है कि जो भी स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है उनके पार्टिसिपेशन का। तो कौन सी रिसर्च यहाँ पे रिलेट होगी? ऑप्शंस हैं इवैल्यूएशन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पे बात हो रही है इंटरव्यू सेशन की, कि सामने टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरव्यू चल रहा है और उनको वहाँ पे उनके पार्टिसिपेशन के बारे में जानना है। दैट मीन्स तुरंत उनको जानना है कि क्या उनका पार्टिसिपेशन होगा स्कूल के प्रोग्रामर्स में। तो उस हिसाब से यहाँ पे बात होगी हमारे इमीडिएट एक्शन की। तो इमीडिएट एक्शन होता है हमारे एक्शन रिसर्च में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब भी हमें तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना होता है तब हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन। हमारे थीसिस राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो किसकी तरह है? ऑप्शंस हैं प्रिपरेशन ऑफ अ रिसर्च पेपर और आर्टिकल, राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, ए रिसर्च डिजर्टेशन एंड प्रेजेंटिंग अ वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस पेपर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए रिसर्च डिजर्टेशन। डिजर्टेशन और थीसिस में यही फ़र्क है कि जो भी डिजर्टेशन है वो अपने यहाँ पे एमफिल लेवल तक होती है, जो हम पर्टिकुलरली बिल्कुल शॉर्ट टाइम 6 months to 1 year में हम कंप्लीट कर देते हैं। थीसिस राइटिंग हम थोड़े से बड़े लेवल पे करते हैं, जो बेसिकली हमारी 3 to 4 years चलती है। तो जो फॉर्मेट होगा वो थीसिस राइटिंग और रिसर्च डिजर्टेशन का बिल्कुल सेम होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द सेट विच हैज़ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर रिसर्च एथिक्स। इन स्टेटमेंट से हमें बताना है कि कौन कौन से नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है हमारे रिसर्च एथिक्स को लेकर। ऑप्शन नंबर ए है, ए रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट द फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च। कोई भी रिसर्चर है वो दूसरे की फाइंडिंग्स को देख रहा है। तो देखा जाए कि इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। रिसर्चर दूसरे की रिसर्च को देखकर कोई भी रिव्यू लेकर अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है। तो ये कोई भी नेगेटिव इम्प्लीकेशन हमारे रिसर्च एथिक्स में देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी, रिलेटेड स्टडीज़ आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंसेस। बिल्कुल हमारा नेगेटिव इम्प्लीकेशन होगा कि कोई भी हम स्टडी कर रहे हैं बिना किसी प्रॉपर रेफरेंसेस के कर रहे हैं, तो ये हमारे रिसर्च एथिक्स के खिलाफ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली इस स्टेटमेंट में आएगा। रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग। बिल्कुल ये नेगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं होगा। कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंसेस। ठीक है, इसमें क्या है, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंसेस। जितने भी रिसर्च एविडेंस कंडक्ट किए हैं इसमें, इसका मतलब हुआ कि जितने भी रिसर्च एविडेंस को रिपोर्ट किया गया है उसकी स्क्रीनिंग करना। जैसे कि यहाँ पे बात हुई है कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, जितने भी उसने रिसर्च एविडेंस को रिपोर्ट किया है उसकी स्क्रीनिंग करना। तो डेफिनेटली ये हमारे रिसर्च एथिक्स के नेगेटिव इम्प्लीकेशंस में होगा। A research study is replicated with a view to verify the evidence from other researches। बिल्कुल ये हम पहले भी स्टेटमेंट रीड कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव इम्प्लीकेशन जैसी बात नहीं है।
बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडीज़। तो जो भी पॉलिसी बनाई गई है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, वो हमारी प्रिलिमिनरी स्टडी में रेगुलेट होती है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी एंड एफ, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में कोड में दिया गया है। तो जो बी, डी और एफ है वो हमारे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होंगे रिसर्च एथिक्स के। नेक्स्ट बात करते हैं, When planning to do as social research, it is better to, जब भी हम कोई सोशल रिसर्च प्लान कर रहे हैं करने की तो ज़रूरी होगा अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक टू इट, बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, फॉरगेट अबाउट थ्योरी बिकॉज दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल। तो जब भी सोशल रिसर्च करें, कोई ना कोई सोशल कोज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये अच्छा होगा कि हम सबसे पहले बी फैमिलियर विद लिटरेचर ऑन द टॉपिक, जिस भी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं पहले उसके लिटरेचर से पूरी तरह से फैमिलियर हो जाएं, उसके बाद ही हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन academics are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called, जब academics को बुलाया जाता है लेक्चर को डिलीवर करने के लिए या कोई भी ऑडियंस को प्रेजेंटेशन देने के लिए जो भी एजुकेशनल नेचर्स के टॉपिक है तो उसको हम कहते हैं सेमिनार। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, सेमिनार। ये हमने एक लेक्चर देखा था रिसर्च एप्टीट्यूड में जिसमें आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम वगैरह सबके बारे में पढ़ा था। अगर किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो कोई भी एजुकेशनल नेचर के टॉपिक्स पे हम क्या करते हैं, सेमिनार को कंडक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर एलिमेंट्स ऑफ अ डिजर्टेशन आर, जो भी हम डिजर्टेशन करते हैं उसके कोर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर्ड, कंक्लूजन्स, बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा एनालिसिस एंड रेफरेंस। एंड ऑप्शन नंबर डी इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मैथडोलॉजी, रिजल्ट्स डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन लिटरेचर रिव्यू, देन जो भी रिसर्च मैथड हम यूज़ करते हैं, जो भी मैथड जो भी प्रोसेस होता है उसको यूज़ करेंगे, बाद में कुछ रिजल्ट्स आएगा उस पर डिस्कशन एंड देन कंक्लूजन। तो यही हमारे एलिमेंट्स होते हैं डिजर्टेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया, व्हाट टूल शुड ही प्रेफर फॉर द स्टडी। एक रिसर्चर को कुछ स्टडी करना है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अर्बन एरिया में, तो कौन से टूल को वो वहाँ पे यूज़ कर सकता है। ऑप्शंस है रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर्स एंड स्केड्यूल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्बन एरिया की, दैट मीन्स अर्बन एरिया में हम ये मान के चलते हैं कि लोग ज़्यादातर वहाँ पे लिटरेट होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम क्वेश्चनियर का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चनियर में क्या होता है कि वो ईजिली उन क्वेश्चनियर को पढ़ के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके उसके आंसर्स दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम क्वेश्चनियर टूल का यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर अर्बन एरिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमिनार। यहाँ बताना है कि सेमिनार की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट्स, बिल्कुल सही। जो भी वहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा आप उनसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, नहीं, हमने जब सेमिनार का टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हमारी लार्ज ग्रुप की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, स्मॉल ग्रुप्स में भी सेमिनार कंडक्ट हो सकता है। इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन्स, बिल्कुल इसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत रहती है। तो कोड्स में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ए, बी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हो जाएगी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Next question, which of the following statements is true in context of testing of the hypothesis। जब भी हम hypothesis को टेस्ट करते हैं तो इनमें से कौन सी statements हैं जो सही हैं। A ऑप्शन, it is only the alternative hypothesis that can be tested।
it is only the null hypothesis that can be tested. Both the alternative and the null hypothesis can be tested, and both the alternative and the null hypothesis cannot be tested. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। हम सिर्फ नल हाइपोथेसिस को वहाँ पे टेस्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम सिर्फ नल हाइपोथेसिस की स्टडी वहाँ पर करते हैं, उसी को वहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व्स गाइडलाइंस फॉर थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी एंड डेटा शेयरिंग पॉलिसी। जो भी हमारे एथिकल नॉर्म्स है रिसर्च में, वहाँ पे इनमें से किसके ऊपर कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी गई है। तो हमें नहीं दी गई है गाइडलाइंस ऑप्शन नंबर ए, थीसिस फॉर्मेट के ऊपर। थीसिस फॉर्मेट के ऊपर ऐसी कोई भी एथिकल नॉर्म्स वगैरह की कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि वहाँ पे आपको कोई एथिक्स को फॉलो करना है। हाँ, बाकी सब में कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी एंड डेटा शेयरिंग पॉलिसीज में डेफिनेटली आपके वहाँ पे एथिक्स का रोल आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है एथिक्स के ऊपर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।